हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर हम पढ़ रहे थे विलियन। ठीक है, थोड़ा गैप आ गया था क्योंकि 11th क्लास के कुछ वीडियोस बाकी थे तो मैंने उनको कंटिन्यू कर दिया। अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो बेटा विलियन की पिछली क्लास में हमने हेनरी लॉ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है राउल्स लॉ, राउल का नियम द्रव द्रव निकाय के लिए। लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा कि वाष्प दाब क्या है। तो शुरू करते हैं वाष्प दाब से। तो देखो, पहला टॉपिक है हमारे पास वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। अब बेटा वाष्प दाब होता क्या है भाई, व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो हम कहेंगे द्रव है और द्रव की नेचर होती है कि वो वाष्प बनाता है ना। लिक्विड है ना, लिक्विड क्या होता है, इवेपोरेट होता है। द्रव जो है जनरली सारे द्रव क्या होते हैं, वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। अगर मैं पानी रख दूं आज एक कप भर के तो एक दिन दो दिन, गर्मी ज्यादा है तो एक दिन, है ना, और सर्दियां हैं तो 2 दिन 3 दिन में पानी गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा वाष्पित हो जाएगा। बारिश का तो कॉन्सेप्ट यही है कि समुद्र के पानी को वाष्प बना के उड़ाओ और ऑल ओवर हर जगह क्या करो, बारिश कर दो। तो हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक है, द्रव की नेचर है कि वो वाष्पशील होता है, वो वाष्प अवस्था में बदलता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वाष्प का दाब तो बताओ, प्रेशर कितना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे शुद्ध द्रव है ना, प्योर लिक्विड है, शुद्ध द्रव है। ठीक है, अब मुझे तो पता है कि इसकी नेचर है कि ये वेपर बनाएगा। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। इसकी नेचर है कि ये वाष्प बनाएगा, तो ठीक है ये वाष्प होगी, है ना। अब मैंने ये गेट बंद कर रखा है, यहाँ पे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तो तुम कहोगे वाष्प क्या हो जाएगी, यहाँ आके द्रव में बदलेगी और नया द्रव क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। ठीक है, तो वाष्प और द्रव को क्या करो, साम्य अवस्था में लिया तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा। अगर बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, बिल्कुल सूख ही नहीं सकता, हवा अंदर जा ही नहीं सकती, ठीक है ना, तो हम कहेंगे ठीक है इन दोनों में साम्य अवस्था आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे दाब मापी लगा लूँ, है ना, प्रेशर गॉज लगा लूँ, ऐसे मैनोमीटर लगा लूँ, ऐसी कोई मशीन लगा दूँ जो प्रेशर मेजर करे, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, प्रेशर तो आएगा क्योंकि गैस है ना, वाष्प जो है यहाँ चढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं साम्य अवस्था लेके आई हूँ क्योंकि जितनी भी कम होगी उतनी वापस बन जाएगी। ठीक है, तो वाष्प दाब हुआ क्या, तो आपसे कहा जाएगा भाई वाष्प दाब की डेफिनेशन समझाओ। तो तुम कहोगे पहले शुद्ध द्रव लो, उसको वाष्प में बदलने दो, है ना, और वाष्प को भी वापस क्या करो, द्रव में बदलने दो। जब दोनों के बीच में साम्य अवस्था आ जाए, मतलब द्रव का वाष्प में बनने का काम चले, यानी वाष्पन की दर, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ उसको, शुद्ध द्रव ले लिया और मैंने कहा कि ठीक है इसको वाष्प में कन्वर्ट होने दो। ठीक है, तो वाष्प बनाएगा बनाएगा बनाएगा, बना दो, साम्य अवस्था की स्थिति लाओ, मतलब वापस वाष्प भी द्रव में तो कन्वर्ट होगी ना, प्रोसेस चलने दो। तो जब द्रव वाष्प में बदल रहा है तो ये है इवेपोरेशन, वाष्पन की दर, द्रव का वाष्प में बदलना, है ना, वाष्पन, वेपोराइजेशन, तो वाष्पन की दर। और वाष्प वापस क्या होगी, पानी में बदलेगी, है ना, ठंडी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो हम कहेंगे ठीक है वाष्प को द्रव में बदलने दो, यानी होना, संघनन की दर। तो जब ये दोनों दरें बराबर हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, अग्र अभिक्रिया की गति और पश्च अभिक्रिया की गति, यानी साम्य अवस्था। तो वैसे वित्तीय से बात कह रही हूं कि जब क्या हो, तो बेटा जब द्रव और वाष्प क्या हो, तो मैं कहूंगी द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में हो। ठीक है, पहले साम्य अवस्था आने दो, है ना। अब गैस कौन है, तो वाष्प तो गैस है, तो गैस का तो प्रेशर हो गई, तुम दाब मापी लगा के चेक कर लो, है ना, ये क्या लगाया, तो हम कहेंगे दाब मापी, तो दाब मापी लगा के चेक कर लो। तो वाष्प जो है, अभी तो मैंने प्रेशर गॉज लगाया इसलिए वाष्प यहाँ गई और यहाँ मरकरी लेवल है उससे हमने सेट किया, नहीं तो वाष्प क्या करेगी, इसी भी तो प्रेशर लगाएगी क्योंकि बाहर तो रास्ता बंद है। तो जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में हो तो वाष्प द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगी ना बच्चा, वो दाब ही तो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर। तो जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में हो तो वाष्प द्वारा क्या बच्चे, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ठीक है भाई, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ठीक है, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब
वाष्प दाब कहलाता है। माप लो आप इसको, वेपर प्रेशर रहेगा, वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर? बात समझ गए? वेपर प्रेशर क्या होता है? ठीक है। अब पढ़ना तो वाष्प दाब को है, पढ़ना मुझे राउल का नियम है, पढ़ना मुझे आदर्श और अनादर्श विलयन है। तो मैं कहूँगी वाष्प दाब नहीं पता होगा तो इनमें से कुछ भी नहीं पता होगा। तो वेपर प्रेशर को पकड़ो, तो वेपर प्रेशर होता क्या, ये तो क्लियर, क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, द्रव की ही तो वाष्प बना रहे हो, उसी की तो बात कर रहे हो, और वाष्प मतलब एक तरह से गैसीय प्रकृति हो गई, है ना। तो ठीक है, जो प्रेशर लगाएगी उसे हम वाष्प दाब बोलेंगे। अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है ना। वाष्प दाब जो है ना बच्चे, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे, कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला सीधी सीधी बात है कि वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है। क्यों? तो मैंने तो अभी क्या बोला कि सर्दी है तो पानी 2 दिन में उड़ जाएगा, लेकिन गर्मी है तो 1 दिन में उड़ जाएगा, 6 घंटे में उड़ जाएगा, 2 घंटे में उड़ जाएगा, तेज गर्मी है तो गायब हो जाएगा। तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है फिर तो बारिश आती है कि सर्दियों में बारिश आ जाएगी। तो हम कहेंगे नहीं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि पानी वाष्पित जो होगा वो गर्मियों में वाष्पित होता रहेगा। जितना सन की एनर्जी मिलती रहेगी, हीट बनती रहेगी, उसके हिसाब से पानी वाष्पित होगा। तो सीधी सी बात है बेटा कि ताप बढ़ाने पर, मान लो गर्म द्रव है और ठंडा द्रव है, तो गर्म द्रव ज़्यादा वाष्प बनाएगा, जल्दी वाष्प बनाएगा, तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, वाष्प दाब बढ़ता है। ओके। तो अगर मैं कहूँ कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करो, तो जैसे जैसे मैं ताप बढ़ा रही हूँ ना, ताप को याद रखो, इसको अपन चेंज कर रहे हैं, वाष्प दाब इसके हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, इसलिए वाष्प दाब को वाई एक्सिस पे रख रहे हैं। तो हम ये दुगने पे दुगना नहीं, इस तरह से है, या बढ़ता है, पर समानुपाती वाला ग्राफ नहीं है कि दुगने पे दुगना हुआ, 3 गुने पे 3 गुना हुआ, ऐसा नहीं है, बढ़ता है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है भाई, ताप पे तो बात समझ में आ गई। सेकेंड, तो मैं कहूँगी कि आपने जो द्रव लिया उसकी नेचर, द्रव की प्रकृति। अब द्रव की प्रकृति मतलब, तो देखो, एक कंटेनर में मैंने पेट्रोल रख दिया और एक कंटेनर में पानी रख दिया, और मैंने कहा देखो पहले कौन उड़ता है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, पेट्रोल पहले उड़ जाएगा, पानी बाद में उड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल तो है ही हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अध्रुवीय होते हैं, उनमें तो कोई आकर्षण ही नहीं। लेकिन पानी के अणुओं में तो आकर्षण बल है, अंतराणु हाइड्रोजन बंद है, पानी उड़ना चाहेगा तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल पकड़ लेगा कि नहीं भाई अपन दोनों का बॉन्ड है। तो जितना ज्यादा द्रव के अणुओं में आकर्षण होगा, जितना द्रव गाढ़ा होगा तो उड़ेगा ही नहीं, तो उड़ेगा नहीं तो वाष्प नहीं बनेगी, तो वाष्प नहीं बनेगी तो दाब कहाँ से आएगा। तो बात तो सही है। लेकिन अगर कोई आकर्षण ही नहीं है, ए को बी से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उड़ जाओ, है ना, या ए की द्रव है मान लो, तो ए को एक है, कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, अपनी फैमिली में किसी भी मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन नहीं है, जाना है जाओ, तो सभी निकल जाएंगे एक एक करके। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो हर द्रव का अलग अलग होता है। तो आपको क्या बताना है, द्रव की प्रकृति, तो तुम्हें बताना है वे द्रव जिनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूं, जिनमें अंतरा अणुक आकर्षण बल, ठीक भाई, अंतरा अणुक आकर्षण बल अधिक होते हैं, वे द्रव जिनमें अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होते हैं, उनका वाष्प दाब, तो हम कहेंगे उनका वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि वो तो उड़ नहीं देंगे, आकर्षण आपस में ही ज्यादा है तो आपस में ही चिपके रहेंगे, तो उनका वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, और इसका उल्टा भी सही है ना, वे द्रव जिनमें अंतराणु आकर्षण बल कम होते हैं उनका वाष्प दाब ज्यादा होता है। यानी मैं ऐसे लिख दूं कि भाई वाष्प दाब जो है वो द्रव के अणुओं के मध्य जो अंतराणु का आकर्षण बल है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। द्रव के, अभी हिंदी में लिखना बहुत लंबा काम होता है, द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल, है ना बेटा, द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल के इनवर्स है भाई। ठीक है, मान लेते हैं
क्लियर? तो वाष्प दाब सीधा सीधा ले दे के दो बातों पर डिपेंड करता है बेटा। पहला तो हम कहेंगे टेम्परेचर, और दूसरा तो हम कहेंगे नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव के अणुओं के मध्य पाया जाने वाला अंतरा अणुक आकर्षण बल। ठीक है, अब कोई कह दे कि है ना सरफेस एरिया की बात करो, है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं आप ऐसा करो सरफेस एरिया की बात कर लो। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या उस पर डिपेंड करता है? मतलब मैं तुम्हें कहूं कि देखो है ना, एक तो मैंने पानी को है ना ऐसे लिया है, इस तरह से इस कंटेनर में लिया है ना, यहाँ पानी है, और दूसरा पानी मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, और मैं कहूँगी लो वाष्प दाब माप लो, ये भी वाष्प बन रही है और ये भी माप लो। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या लगेगा कि है ना यहाँ तो वाष्प कम ही बन रही होगी, यहाँ वाष्प ज़्यादा बन रही होगी। तो मैंने आपको पहले क्या कहा था, साम्य अवस्था आने दो। ऐसे नहीं कि हाँ ये कंटेनर ज़्यादा तो वाष्प ज़्यादा बन गई होगी एक बार तो ठीक है, और यहाँ कम बनी होगी वो भी मान लेती हूँ, लेकिन एक बार साम्य अवस्था आने दो, है ना, जितना ये बन रहा है उसके हिसाब से, जितना ये बन रहा है उसके हिसाब से। तो बेटा दाब जो होता है ना, फोर्स जो होता है, सॉरी हाँ प्रेशर जो होता है, फोर्स नहीं, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये यूनिट एरिया। अब आपको लग रहा है कि बड़ी सतह है, ठीक है, वाष्प ज्यादा बनेगी, लेकिन मैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूंगी कि इस सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना प्रेशर लग रहा है, मेरा मापने का तरीका वो रहेगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लो चाहे इसका लो, ठीक है। तो बेटा अगर टेम्परेचर सेम है ना, और लिक्विड भी सेम है, दोनों में सेम लिक्विड है, शुद्ध द्रव, ठीक है, और मैं तो कहूँ चलो जल ही ले लो, कितना ले लो, पानी ले लो, ठीक है। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि चलो ऐसा करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे माप लो, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, इसलिए इस डेटा को याद रखो, है ना। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं तुम्हें कहूँ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, तो वो 760 मिलीमीटर है ना। अब पानी चाहे तुम ऐसे ले चाहे ऐसे ले, मतलब पानी को मैं छोटे बर्तन में उबालूं चाहे बड़े बर्तन में उबालूं, 100 डिग्री आएगा तो ही उबलेगा। यूँ तो नहीं कहोगे कि नहीं लो बड़ा बर्तन है तो जल्दी उबल जाएगा, कैसे भाई, टेम्परेचर तो 100 ही देना पड़ेगा ना। वाष्प ज्यादा बन रही कम बन रही वो एक अलग चीज है, क्या 100 से कम ताप देना पड़ेगा? तुम कह रहे हो कि ना बड़ा बर्तन ऐसा करो 99 ही ले लो, वाष्प दाब तो ज्यादा है ना, तो कम ताप पे उबल जाएगा, नहीं, ताप तो वही देना पड़ेगा, 100 ही देना पड़ेगा। तो वाष्प दाब दोनों का सेम है। सरफेस एरिया से बच्चों को बहुत गलतफहमी होती है कि नहीं बड़ी सरफेस है वाष्प ज्यादा बन जाएगी, वाष्प ज्यादा बन जाएगी मैं मानती हूँ, लेकिन वाष्प दाब उतना ही होगा जितना यहाँ होगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो मैं इकाई क्षेत्रफल पे बात कर रही हूँ, तो उसका इससे सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में? तो तुम क्या बताओगे कि द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल से या बर्तन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वाष्प दाब निर्भर नहीं करता है। आई बात समझ में? वाष्प दाब का सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, वाष्प दाब निर्भर नहीं करता है। सरफेस एरिया से वेपर प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें? अगर मैंने कहा ताप सेम है तो फिर ठीक है। तो सीधा सीधा बच्चे वाष्प दाब जो है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, है ना, इसके अलावा किसी पे भी नहीं। अब अगर आपको वाष्प दाब का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वाष्प दाब क्या होता है, तो तुम कहोगे द्रव और वाष्प पहले तो साम्य अवस्था में लियो। अब वाष्प जाके द्रव की सरफेस पे जितना प्रेशर अप्लाई कर देगी ना, उस प्रेशर को मैं वाष्प दाब बोलूंगा। अब सरफेस भी मुझे कितनी बड़ी सरफेस हो मतलब नहीं है, इकाई क्षेत्रफल लेना है, 1 मीटर स्क्वायर लेना है चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, एक यूनिट पे लेना है, ठीक है। फिर ताप बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्प ज़्यादा होगी, प्रेशर टेम्परेचर रिलेट करते हैं, है ना। अब द्रव की प्रकृति ऑब्वियसली कि भाई अगर आपके द्रव में आकर्षण बल ज़्यादा है, अणुओं में आकर्षण बल ज़्यादा है, उनमें प्रेम ज़्यादा है, तो उड़ेंगे नहीं, साथ साथ रहेंगे, तो वाष्प नहीं बनाएंगे। और कोई लेना देना नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, दोनों को पड़ी नहीं है, तो उड़ जाएंगे, तो फिर वाष्प दाब कम हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा आकर्षण बल कम होने पे। तो हमने इन्वर्स कर दिया था,
है ना। वाष्प दाब और द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या था, इनवर्स। द्रव के अणुओं के मध्य जितना ज्यादा आकर्षण होगा वाष्प दाब उतना कम होगा, और ये चीज जितनी कम होगी वाष्प दाब उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब राउल्स जो है, देखो इंग्लिश में राउल्ट है, हिंदी में राउले है या राउल है, एक ही बात है। ठीक है, तो राउल का नियम द्रव निकाय के लिए, लिक्विड सिस्टम के लिए मतलब मैं विलयन तो बना रही हूं, लेकिन विलयन में विलेय और विलायक दोनों ही क्या है, द्रव है। ठीक है, इसके हिसाब से राउल का नियम समझाओ। तो राउल कहते हैं आप ऐसा करो, एक तो ले लो लिक्विड ए, ठीक है, एक ले लो लिक्विड बी, अलग अलग, मतलब एक मीथेनॉल ले लो, एक इथेनॉल ले लो। तो मैंने आपको पहले ही बोला द्रव की प्रकृति, मीथेनॉल की प्रकृति अलग है, इथेनॉल की प्रकृति अलग है। तो प्रकृति अलग अलग है मतलब आकर्षण बल अलग अलग है, तो वाष्प दाब भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो शुद्ध अवस्था में मैंने मिलाया ही नहीं है, मैंने कहा प्योर स्टेट में बताओ, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब बताओ। ठीक है भाई, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब आपको बताना है। ठीक है, तो बेटा शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब पी नॉट है और बी का वाष्प दाब तो मैं कहूंगी पी नॉट बी। ठीक है, अब मिलाओगे तो कुछ हिस्सा तो मिलाओगे, ए कितना ले होगी, बी कितना ले होगी, तो मूल भिन्न ले लो, मूल फ्रैक्शन, मूल भिन्न, है ना। कुल में ए कितना मिला है, तो मैंने कहा ए के मूल भिन्न एक्स ए और बी के मूल भिन्न एक्स बी। ठीक है, अब अगर तुमने इनको मिक्स ही कर दिया है बेटा, तो अब बात आती है हिस्से की, आंशिक वाष्प दाब। अब हिस्सा क्यों, तो हम कहेंगे हिस्से की बात तो आएगी, अकेला आदमी होता है तो कोई हिस्सा ही नहीं है, सब कुछ उसी का है ना। मान लो एक माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक बच्चा होता तो माँ बाप का सारा जो पैसा है ना, या कर्जा है, वो बच्चे का ही होता। लेकिन अगर आप दो बच्चे हैं, है ना, तो दो बच्चे हैं तो डिपेंड, ज़्यादा सेवा कौन करता है, कम सेवा कौन करता है, फिर पेरेंट्स की इच्छा है, जो ज़्यादा सेवा करता है उसको ज़्यादा दे दूंगा और जो कम सेवा करता है उसको कम दे दूंगा। बेटा तो वो भी है, तो मिला तो हमने ए और बी दोनों को है। तो ए कहेगा मेरा हिस्सा बताओ टोटल में कितना है, बी कहेगा मेरा हिस्सा बताओ टोटल में कितना है ना। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, अच्छा भाई ए का हिस्सा प्रोपोर्शनल टू ए की सेवा। ठीक है, तो पी है प्रोपोर्शनल टू एक्स है। अब उसमें मत जाओ, इस पे पढ़ो सीधा। दो लिक्विड लिए ए और बी, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब पी नॉट ए और शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब पी नॉट बी। अकेले थे तो वाष्प दाब अलग अलग होंगे, कभी भी दो द्रवों के वाष्प दाब एक जैसे नहीं होते। अगर लिक्विड दोनों एक जैसे, मतलब मीथेनॉल इथेनॉल ले, बेंजीन टोलुइन ले, तो थोड़ा वेरिएशन होगा वाष्प दाब में। ठीक है, अब आप मिलाते कितना हो वो मूल भिन्न होता है, एक्स ए और एक्स बी। अब मैं मिलाती ज्यादा हूं लेकिन शुरू में इसका वाष्प दाब कम था, या मैं मिला भी ज्यादा रही हूं और इसका वाष्प दाब भी ज्यादा है, तो इसका हिस्सा ज्यादा आएगा। तो आंशिक बताओ भाई, पूरे में ए का हिस्सा कितना है, तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, क्योंकि ये चीज तो फिक्स है, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। तो वाष्प दाब ले देके एक्स ए पर डिपेंड करेगा, और पी ए इक्वल्स टू, तो तुम कहोगे पी नॉट ए एक्स ए, है ना। सिमिलरली द्रव भी है, इसका वाष्प दाब फिक्स है, लेकिन मैंने इसको लिया कितना है उस पर भी तो बात डिपेंड करेगी। लिया, मान लो इसका वाष्प दाब 100 है, तो क्या पूरे में इसका हिस्सा 100 आएगा, तो हम कहेंगे नहीं 100 है, अब 100% में मैंने इसको मान लो 30 ही लिया, तो फिर इसका हिस्सा 30% ही आएगा, मतलब 30 ही रहेगा इसकी तरफ से वाष्प दाब। क्यों, तो हम कहेंगे देखो बी का आंशिक वाष्प दाब, तो जितना आपने इसको लिया है तो आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो मूल भिन्न के समानुपाती होता है। तो पी बी इक्वल्स टू, तो मैं कहूंगी पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, आधा आधा क्वेश्चन करना पड़ेगा, सीधा राउल लॉ लिख लोगे तो मतलब नहीं है ना। राउल क्या कहता है, दो द्रवों को मिला लो तो कुल वाष्प दाब जो है वो दोनों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है, और आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो मूल भिन्न के समानुपाती होता है। पर ये तो याद करने वाली बात हो गई ना, याद करके लिख लो। तो हम कहें नहीं याद करके तो हम नहीं लिखे, हम समझ समझ के लिखेंगे। अच्छा ठीक है, दो द्रव लिए ए और बी, दोनों का वाष्प दाब अपना अपना होगा, तो पी नॉट ए पी नॉट बी। लिया कितना है, तो एक्स ए और एक्स बी। तो ए का आंशिक वाष्प दाब ए कितना लिया था उस पर डिपेंड करेगा, तो आंशिक वाष्प दाब मूल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, ऐसा कर लिया
तो बस अब आपको राउल्स लॉ लिखना है थियरी में, एग्जाम में थियरी आ जाए तो क्या करोगे, तो वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्लियर? यानी मैं कहूं कि लिक्विड ए की बात करो तो पी ए इक्वल्स टू क्या था, पी नॉट ए एक्स ए, और बी का आंशिक दाब बताओ तो तुम बताओगे पी नॉट बी एक्स बी, है ना। ये लिक्विड ए के लिए था, ये लिक्विड बी के लिए था। तो ए व बी को मिलाने पर, है ना बेटा, अगर मैंने ए और बी को मिला दिया, ए व बी को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब बताओ, तो बता देंगे भाई, क्या ही दिक्कत है। तो ए और बी को अगर हम मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछता है तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और पी टोटल, पी ए होता है बेटा पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी होता है पी नॉट बी एक्स बी। समीकरण 3 कर दो। अब मान लो कोई न्यूमेरिकल करते हो, वो एक्स ए एक्स बी दोनों देता ही नहीं, एक्स बी दे दिया एक्स ए दिया ही नहीं, या एक्स ए दे दिया एक्स बी नहीं दिया, तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन तो एक ही होता है, टुकड़े तो एक चीज के होंगे, तो फ्रैक्शन जैसे परसेंटेज तो 100 ही होगा, सिमिलरली फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी मिला के 1 होता है। तो अगर तुम्हें मान लो एक्स ए दिया है और एक्स बी नहीं दिया तो टेंशन मत पालो, एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लिख दो, काम चलाओ। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये हमारा समीकरण 3 के बाद ये हो गया 4, तो दिस इज इक्वेशन 4। बोलो, सिंपल है। तो लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए राउल्स लॉ। अब तुमने कहा कि ठीक है, आपने कहा 2 द्रव ले लो, ले लिए। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अलग अलग होंगे, तो मैंने एक को पी नॉट ए मान लिया, एक को पी नॉट बी मान लिया। अब ए और बी कितना लेना है वो तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ए इतना ले लेते हैं, बी इतना ले लेते हैं, और सारी कैलकुलेशन आ जाती है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं बेटा मैंने ए और बी को मिला दिया है ना, मैंने तो क्या किया, ए और बी को मिला दिया, ठीक है। तो मान लो ये लिक्विड ए है और इसमें तुमने लिक्विड बी को मिला दिया, तो मान लो लिक्विड बी है, ठीक है। तो ये हो गया द्रव ए प्लस बी, है ना, यानी विलयन हो गया। ए भी वाष्पशील है और बी भी वाष्पशील है। अब मैंने कहा वाष्प दाब निकालो, तो कंटेनर तो क्लोज होगा, है ना। अब मान लो तुमने 50-50 मिलाया, तुम्हारी इच्छा है, तुमने कहा मैं तो 50-50 मिलाता हूं, तो 50-50 मिला दो, लेकिन ये एक ही वाष्प मान लो, है ना, और बी भी वाष्प तो बनाएगा, तो वो भी मान लो। अब ए ज्यादा होगा बेटा कि बी ज्यादा होगा, ये तो हम कैसे कह सकते हैं, ये वाष्प का संगठन है, वाष्प प्रावस्था में संगठन, समझे, कंपोजिशन इन वेपर फेज, वाष्प प्रावस्था में संगठन। और ये क्या था, तो ये द्रव प्रावस्था में संगठन है, ए और बी मैंने लिया है ना, तो मैंने कितना लिया वो तो मुझे आइडिया है, द्रव प्रावस्था में संगठन, ठीक है। तो द्रव प्रावस्था में कितना था, तो मैंने कहा मैंने ए तो एक्स से लिया और बी को एक्स बी लिया, तो लड़ाई नहीं, है ना। लेकिन वाष्प प्रावस्था में संगठन तो बदल जाएगा भाई, एक्स डैश ए और एक्स डैश बी, क्यों, तो जो ज्यादा वाष्पशील होगा वो ज्यादा वाष्प बनाएगा, और जो कम वाष्पशील होगा वो कम वाष्प बनाएगा। तो हम कहेंगे हाँ, तो मैं ऐसी बात लिख दूं कि भाई वाष्प प्रावस्था में ए व बी का संगठन बदल जाएगा। बोलो, है ना, इक्वेशन बनेंगे बच्चों नीट और जेई में। कॉन्सेप्ट एक एक चीज का क्लियर रखा करो, डिटेल में पढ़ो, हर चीज को डिटेल में पढ़ो अगर आपको नीट जेई क्लियर करना है। क्योंकि देखो नीट मतलब 600 प्लस नंबर लाना, और जेई तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पेपर कभी सेम आता ही नहीं है। तो पेपर सेम नहीं आता है मतलब, तो जिसने डिटेल में पढ़ा है, जिसको टू दी पॉइंट चीजें पता है, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़ा करो। तो अगर मैं कहूँ मैंने तो ना 0.5 मोल 0.5 मोल भिन्न जो है, ए का भी आधा मोल भिन्न था, बी का भी आधा मोल भिन्न था, ऐसे लिया। अब क्या वाष्प प्रावस्था में सेम रहेगा, तो तुम कहोगे नहीं, वाष्प प्रावस्था में ए व बी का संगठन बदल जाएगा। क्या बेटा, वाष्प प्रावस्था में ए व बी का संगठन बदल जाएगा। क्यों बदलेगा,
तो तुम कहोगे कि भाई जो ज़्यादा वाष्पशील होगा उसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, उसके मोल भिन्न ज़्यादा होंगे, और जो कम वाष्पशील होगा उसकी वाष्प कम बनेगी, और उसके मतलब वो द्रव अवस्था में ज़्यादा रहेगा, वाष्प अवस्था में कम आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि हाँ बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि दोनों के वाष्प दाब अलग अलग होंगे, है ना। दोनों के वाष्प दाब अलग अलग है, मतलब तो बेटा जो ज़्यादा वाष्पशील है उसका वाष्प दाब ज़्यादा है, और जो कम वाष्पशील है उसका वाष्प दाब कम है ना। तो दोनों के वाष्प दाब अलग अलग होंगे, अलग अलग हैं, अर्थात कम वाष्पशील द्रव कम वाष्प बनाएगा, है ना, और अधिक वाष्पशील द्रव अधिक वाष्प बनाएगा। ठीक है ना। अब कैसे संगठन क्यों बदलेगा? तो हम कहेंगे देखो अच्छा बताओ नया संगठन तो वो x डैश है और x डैश भी, तो भाई x क्या है? मोल भिन्न, एक के मोल अपॉन सबके मोल। तो a के मोल भिन्न वाष्प अवस्था में ज्यादा कब आएंगे? जब a ज्यादा वाष्पशील होगा। हमें कैसे पता a ज्यादा वाष्पशील है? तो a का वाष्प दाब ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा मतलब ये फटाफट वाष्प बना रहा है, ज्यादा वाष्प बना रहा है, तो a का वाष्प दाब अपॉन कुल वाष्प दाब, है ना बेटा। और पीए क्या था? तो हम कहेंगे पीए तो हमें याद है पी नॉट ए एक्स से, और टोटल क्या था? तो पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो वाष्प अवस्था में बी के मोल भिन्न, तो बी का वाष्प दाब अपॉन टोटल वाष्प दाब। अब बी का वाष्प दाब कितना? तो मैं कहूंगी पी नॉट बी एक्स बी अपॉन तो वही पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्लियर है ना। पीए और पीबी क्या है? आंशिक वाष्प दाब। आंशिक मतलब हिस्सा। अब कहते हैं कि शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब इतना है और शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब इतना है, तो शुद्ध द्रव बोलते हैं वो पीए पीबी नहीं है, शुद्ध है मतलब वो अकेला ही है, तो अकेला आदमी हिस्सा थोड़ा ना मांगेगा, वो तो उसका ही है ना। लेकिन दो को मिलाने के बाद लड़ाई है, तो आंशिक पार्शियल हिस्सा, हिस्से की बात कब आएगी? जब दो जने हो गए, तीन जने हो गए, तब आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक तो क्लियर है। अब आपसे कहते हैं चलो आपसे करो ग्राफ बना के बताओ, तो ग्राफ बना देते हैं बच्चे, है ना। अगर देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाओ, मोल भिन्न और वाष्प दाब, मोल भिन्न और वाष्प दाब में ग्राफ बनाओ, तो तुम कहोगे कि द्रव जैसे पीए था तो एक से के समानुपाती था ना, मोल भिन्न बढ़ा वाष्प दाब बढ़ेगा, तो हम कहेंगे समानुपाती का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ आना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये ग्राफ जो है वो डबल दो के लिए बनाना, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ, है ना। मेरे पास तो ए भी है बी भी है, मान लो x से यहाँ 0 है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ x से 1 है, तो तुम कहोगे कि यहाँ a 0 था तो प्रेशर 0 है। ठीक है, ग्राफ वही है बेटा, ग्राफ अभी भी किसके बीच में? मोल भिन्न और वाष्प दाब। ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। तो अगर x से 0 है, मोल भिन्न 0 है, तो वाष्प दाब 0 है, और जैसे जैसे मोल भिन्न बढ़ेगा वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो मोल भिन्न की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, तो ये अपने हाईएस्ट बिंदु पे पहुंच जाए। यहाँ ले लेती हूँ मैं, छोटा कर देती हूँ इसको, ये मान लो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब मैंने कहा कि मान लो यहाँ x भी 0 कर देते हैं, पीछे आ जाओ, ग्राफ डबल है ना दो लिक्विड के लिए, और यहाँ x भी 1 कर लेते हैं। अब बोलो तो बेटा अगर ये b 0 है तो यहाँ मोल भिन्न 0 है, तो वाष्प दाब भी 0 है, और यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ b की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वाष्प दाब भी मैक्सिमम है, यानी b का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते मोल भिन्न के साथ अपने अधिकतम मान पे आ गया pb,
और ए का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते अपने अधिकतम मान पे आ गया पी, और अगर मैं दोनों को मिला लूं तो पी टोटल तो पी ए प्लस पी बी, है ना बच्चा, पी टोटल तो हम कहेंगे पी ए प्लस पी बी, ये सिंपल सी बात है ना। तो ये ग्राफ है मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में, ठीक है। क्लियर, कोई समस्या नहीं आता, सारी बातें समझ में आ गई। वाष्प प्रावस्था में वाष्प प्रावस्था में मोल भिन्न और वैसे मोल भिन्न, जो मोल भिन्न देगा वो शुद्ध अवस्था में देगा। वाष्प प्रावस्था में कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई बात समझ में। और ग्राफ पूछे तो ग्राफ ऐसा, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन, आपके पास दो लिक्विड है पी और क्यू, इनके वाष्प दाब है 80 और 60। 3 मोल पी और 2 मोल क्यू को मिलाने पर कुल वाष्प दाब का मान होगा, ठीक है। अब मैं पी और क्यू की जगह ए और बी ले लेती हूँ, क्योंकि हमने ए और बी से पढ़ रखा है तो हमें इजीली सॉल्व आ जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, एक बात तो आप कर रहे हो द्रव ए, जो यहाँ पे है क्या पी, और दूसरा आप ले रहे हो द्रव बी और यहाँ पे वो क्यू होगा, ठीक है। चलो ले लिया, अब क्या करें। तो देखो P और Q वाष्प दाब 80 और 60 शुद्ध अवस्था में ना, तो शुद्ध अवस्था में P नॉट ए 80 है, टॉर प्रेशर की यूनिट, और शुद्ध अवस्था में P नॉट भी 60 है, ये भी टॉर प्रेशर की यूनिट, ठीक है। अब 3 मोल P और 2 मोल Q मिलाया तो भाई एक्स ए नहीं, आपने तो मोल मिलाया है, तो A के मोल आपके 3 हैं और B के मोल, तो बेटा B के मोल आपके 2 हैं। अब ये मोल है, हमें एक्स ए और एक्स भिन्न मोल भिन्न चाहिए होता है। एक मोल भिन्न मतलब एक के मोल अपन टोटल मोल, तो मैं कहूँ यहाँ तो एक्स ए चाहिए भाई, तो एक्स ए मतलब इसके मोल 3, टोटल मोल 3 प्लस बी के तो 2, है ना। तो ये कितना हो गया 3/5 यानी 0.6, ठीक है। तो ये अपने आप 2/5 हो जाएगा 0.4, और करना है तो ठीक है। बी के मोल भिन्न, तो बी के मोल 2, टोटल मोल 3 प्लस 2, तो बेटा 2/5 0.4, ठीक है। अब टोटल बताओ, ठीक है भाई टोटल बता देंगे, है ना। पी टोटल का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे पी टोटल था P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो P नॉट ए एक्स ए, तो P नॉट ए कितना है बेटा 80, एक्स ए कितना है 0.6, तो 80 इंटू 0.6 प्लस P नॉट बी कितना है 60, मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.4, तो 60 इंटू 0.4, ठीक है। तो 8 6 48, तो हम कहेंगे ये हो गया 48, और ये कितना हो गया 24, तो 24, है ना। तो ये कितना आ गया 40 60 70 और 72, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे 72 टॉर, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ भाई करेक्ट आंसर 72 टॉर। समझ में आ गया, यूं नहीं सीधा मोल से ही मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा ठीक है 80 इंटू 3, तो बेटा ये मोल है, फॉर्मूले में मोल भिन्न है। मोल भिन्न क्या होता है, एक के मोल अपॉन सबके मोल। ये गलती मत करना, होशियार से होशियार बच्चा भी ये गलती कर देता है जल्दबाजी के चक्कर में, पता तो था पर जल्दी जल्दी में कर दिया, तो जल्दी जल्दी में गलत थोड़ा ना करना था, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखो, 2 लिक्विड लिए ए और बी, P नॉट ए 300 और P नॉट बी 800, टॉर है ये, है ना 800 टॉर, ठीक है। तो मैं कहूँगी ओके चलो द्रव ए और द्रव बी, द्रव ए द्रव बी, ठीक है। P नॉट ए कितना है, तो वे P नॉट ए तो 300 है, P नॉट बी कितना है, तो वो तो 800 है ना। आदर्श विलयन बनाते हैं और वाष्प दाब टोटल, तो टोटल 0.55, तो P टोटल, अच्छा अब 55 ATM और है भाई, क्या बेटा 0.55 ATM, मुझे तो ये टॉर में दिया है, ये टॉर में दिया है, तो आंसर भी तो टॉर में लाओ।
तो देखो 1 ATM इक्वल्स टू 760 टॉर, क्या बेटा 1 ATM इक्वल्स टू 760 टॉर, तो 0.55 ATM है, तो 0.55 इंटू 760 कर लेना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, विलियन में द्रव बी का मोल प्रभाज, प्रतिशत मोल प्रभाज। ठीक है भाई, फ्रैक्शन निकाल लेते पहले। तो हमारा फॉर्मूला तो ये है, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। तो ना तो मेरे पास कोई एक्स ए है, ना मेरे पास एक्स बी है, और मुझे फाइंड भी एक्स बी करना है। तो मैंने तुम्हें सिखाया था एक्स बी फाइंड करना है ना, तो एक्स ए को क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स बी लिख दो, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब पी टोटल तो बेटा 760 इंटू 0.55 है, 760 इंटू 0.55 उड़ा दो, 76 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका मल्टीपल तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, तो पी नॉट ए तो 300 है ना, दिस इंटू दिस 300 हो जाएगा ना, माइनस तो उसकी वैल्यू 300 है, तो 300 इंटू एक्स बी, प्लस पी नॉट बी तो 800 है, तो ठीक है भाई 800 एक्स बी, तो 800 में से 300 कम कर दो, 500 एक्स बी। तो मेरा आंसर आने वाला है, क्या करूं, 76 इंटू 55 डिवाइड बाय 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 500 एक्स बी है ना। अच्छा, और ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस 300 इक्वल्स टू 500 एक्स बी। ठीक है, अब क्या करें, तो 76 इंटू 55 माइनस 3000 कर देना, और तो क्या डिवाइड बाय 10 कर देना, इक्वल्स टू 500 एक्स बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व आप करो, एक बार मैं भी इसको कैलकुलेटर से कर लेती हूँ, फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो आपके पास है, पहले क्या है 76 मल्टीप्लाई विथ 55, तो ये आएगा 4180, माइनस करेंगे आप 3000, तो 1180 डिवाइड कितने से करना है, 10 से, तो भाई ये हो गया 118। ठीक है, फिर डिवाइड करना है बच्चे 500 से, तो 0.236। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.236। अब फ्रैक्शन है, एक में हिस्सा, प्रतिशत मतलब 100 में हिस्सा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो लगभग 23.6% आएगा। तो 23.6 मतलब कितना ले लो, 24 ले लो लमसम, तो एक्स बी का आंसर हो जाएगा 24%। क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, दो लिक्विड ए और बी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका AIEEE में आ चुका है बेटा, है ना, पहले जेई मेंस नहीं होता था, AIEEE होता था, तो जेई मेंस मान लो इसको। दो लिक्विड ए और बी मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते। अब 1 मोल ए और 3 मोल बी को मिलाने पे कुल वाष्प दाब 550 मिलीमीटर मरकरी प्राप्त होता है। ठीक है, फिर विलयन में 1 मोल बी और मिला दिया तो वाष्प दाब 10 mm से बढ़ जाता है। ए और बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बताओ। अब देखो, पहले तो ना एक ये चीज आ रही है, देखो पहले तो हमारे पास ये चीज आ रही है कि आदर्श विलयन का क्या झंझट है। तो जो हमने राउल्स लॉ पढ़ा है ना, राउल नियम द्रव द्रव निकाय के लिए, तो आदर्श विलयन ऐसा विलयन जो राउल के नियम का पालन करता है। तो जब भी आदर्श विलयन वाला कॉन्सेप्ट आए तो राउल्स लॉ लगा देना। ये मत सोचना अभी राउल्स लॉ पढ़ा है तो राउल्स लॉ लगा रहे हो, नहीं। आइडियल सॉल्यूशन वे विलयन जो राउल के नियम का पालन करते हैं। और राउल नियम हमने पढ़ लिया, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, सॉरी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल। तो हम कहेंगे ठीक है, तो भाई दो लिक्विड, ओके, दो लिक्विड हमारे पास है और दोनों मिलके आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो हम कहेंगे चलो द्रव ए और द्रव बी, ठीक है।
अब हमारे पास कुछ खास नहीं, हमारे पास 1 मोल ये है, द्रव ए का तो 1 मोल है और द्रव बी का कितना है, तो हम कह रहे 3 मोल है ना, और कुल वाष्प दाब है 550। ठीक है, अब हमें तो x से चाहिए, तो x से क्या होता है 1 के मोल अपॉन टोटल मोल, तो बेटा ये 1/4 यानी 0.25 है ना, और द्रव बी, ठीक है, एक्स बी निकालो, तो अभी 0.25 है तो 0.75 है, 1 माइनस एक्स से, आप चाहो तो इसको सीधा कर सकते हो, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है ना, या तो ऐसे करो 3/4 तो भी 0.75 आएगा, और ऐसे कर लो तो भी 0.75 आएगा, है ना। और इस सिचुएशन में टोटल प्रेशर कितना है, तो भाई इस सिचुएशन में टोटल प्रेशर 550 मिलीमीटर मरकरी है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इक्वेशन एक तो बना लूँ कि पी नॉट ए पी नॉट बी दोनों ही नहीं पता, लेकिन मुझे पी टोटल पता है कितना 550 है ना, और पी नॉट ए तो नहीं पता, लेकिन एक्स से तो 0.25 था, और पी नॉट बी भी नहीं पता, लेकिन एक्स भी 0.75 था। ठीक है, चलो एक काम तो हुआ। अब आपको क्या बोला है, तो अब आपको बोला है कि देखो आप क्या करो, इस सॉल्यूशन के अंदर फिर से, है ना, 1 मोल ऑफ बी आपने क्या किया, फिर से मिला दिया। ठीक है, तो 1 मोल अगर बी में और मिला दूं, तो भाई ये तो मेरा केस 1 था, केस 2, तो अगर मैं बी का 1 मोल मिला दूंगी तो कुल मोल बदल जाएंगे, मोल भिन्न बदल जाएगा। आपको ही नहीं सोचना अच्छा इसको मैं 4 कर देता हूँ, एक्स भी 4 कर दूं, नहीं, मोल भिन्न, 1 के मोल अपॉन सबके मोल, टोटल मोल, तो टोटल मोल चेंज हो जाएगा, है ना। ये तो 1 मोल ही है, लेकिन इस बार ये तो भाई पहले 3 था, 1 बढ़ गया तो ये 4 मोल हो गया, तो x से x भी बदल जाएगा। इस बार x से कितना है 1/1 + 4, तो 1/5 तो 0.2 हुआ, और x भी कितना होगा 1 माइनस x से, यानी 0.8, मोल भिन्न बदल गए। और नया वाष्प दाब, तो वो भी आप क्या कह रहे हो 10 मिलीमीटर बढ़ गया, तो बेटा पहले 550 था, 10 बढ़ गया यानी 560 हो गया। ठीक है, तो एक और समीकरण बना लेती हूँ, नया वेपर प्रेशर 560, पी नॉट ए तो जो पहले था वही रहेगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तो जो अगर लिक्विड है उसका वाष्प दाब तो फिक्स है, उसको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पी नॉट ए तो वही है, लेकिन फ्रैक्शन बदल गया, आपके पास पहले 0.25 था 0.2 है, और पी नॉट बी भी वही होगा, लेकिन इस बार इसकी फ्रैक्शन 0.80 है। ठीक है, 8 नंबर का सवाल था ये उस टाइम, आपको लग रहा है विथ कैलकुलेशन करूंगा, तो नंबर भी तो 8 है, 8 नंबर के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। अब कैंसिलेशन करना ही पड़ेगा, कैसे कैंसिल करूं, कट तो कुछ भी नहीं रहा है ना, एक चीज कट जाए तो हो जाता। तो अगर मैं क्या करूं, जैसे देखो ये 25 है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो 25 × 4 100, मतलब 1 बन जाएगा ना, 0.25 × 4 कितना हो जाएगा 1। और अगर मैं इसको भी 4 नहीं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये भी 1 बन जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ। अब इसको 5 से, मतलब पूरी समीकरण को 5 और 4 से मल्टीप्लाई करो, कर लो, तो बेटा 560 × 5 कर लो, फिर माइनस भी करना है, या चलो पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, समीकरण 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, नई समीकरण बना के लिखो। तो अब मैं इसमें कैलकुलेटर की सहायता ले लेती हूँ, लेनी ही पड़ेगी, 2800 और 2200। ठीक है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा ये होता है 2800, और ये कितना हो गया 0.2 × 5 कितना होता है, 0.2 × 5 कितना हो गया 1.0। ठीक है, तो फिर आपका ये तो आ गया पी नॉट ए अकेला, प्लस 8 × 5 = 40, ये 1.40 हो जाएगा, तो 1.4 पी नॉट बी, समीकरण 3। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 55 110 और कितना हो गया 220, तो 220 2200। ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 × 4 = 100, तो ये भी वापस 1 पी नॉट ए, और इधर करो तो 75 का डबल कितना 150, 150 का डबल कितना 3 हो गया, मतलब 300, तो ये 3 पी नॉट बी।
3.8 इंटू 5 करा ना तो कितना हुआ भाई, 8 40 हुआ, 40। मैंने 1.4 क्यों किया? 4 पी नॉट बी, ठीक है, और ये 3 पी नॉट बी। ओके, अब माइनस कर दो बेटा, बोलो। तो माइनस करोगे तो ये तो गया, 2800 में से 2200 कम कर दो, कितना हो गया, 600। और 4 में से 3 कम कर दो तो पी नॉट बी तो चाहिए, तो 4 में से 3 चला गया, तो पी नॉट बी की वैल्यू आपके पास आ गई 600। ठीक है, तो अगर पी नॉट बी 600 है तो बाकी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो हम कहेंगे चलो पी नॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 600, फिर किसी एक समीकरण में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो पी नॉट ए कितना आया, मान लो मैं इसी समीकरण में पी नॉट बी की वैल्यू रख दूं तो 6 इंटू 4 2400, तो 2800 में से 2400 कम कर दो तो 400, तो पी नॉट ए जो होगा दैट विल बी 400। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना बच्चों, है ना। तो 2800 2200, मेरे हिसाब से तो आंसर सही आना चाहिए आपका। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है आपका 600 मिलीमीटर मरकरी। लिखना है तो लिखो, नहीं तो 600 और 400 आपके करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो ये था आपका राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सिस्टम। इस पे आपके नीट में सवाल कैसे आए हैं, जेई में सवाल कैसे आए हैं, और बोर्ड में भी इसी तरह के सवाल आते हैं। ये थोड़ा टिपिकल है, पिछले जो क्वेश्चन कराए थे ना वो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में कैलकुलेशन थोड़ी टफ दे रखी है, टफ इन द सेंस थोड़ी लेंदी है ना। 173 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको बहुत जोर आता है, लेकिन वो आपका कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ाना चाहता है। साइंस के बच्चे हो ना, तो थोड़ा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथमेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऐसा कोई इश्यू है नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो जब भी यूट्यूब पे आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना। फिलहाल ये सारा कंटेंट आपका ऐप में अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।